नमस्कार, स्वागत है आपका एस न्यूज में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मशहूर आर्थिक विषयों के जानकार बिजनेस जर्नलिस्ट शिशिर सिन्हा जी, जो हमें बताएंगे कि जो इस समय भारत और पूरा विश्व आर्थिक संकट से जो जूझ रहा है, उससे उबरने के लिए जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ रहे हैं, उसके जवाब हमें देंगे आज वो। तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो पहला क्वेश्चन सर आपसे ये है कि जो कल देश के पीएम ने 20,000 करोड़ 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का जो ऐलान किया है, उससे क्या मदद मिलने वाली है लोगों को? देखिए शिवेंद्र, सबसे पहले तो मैं ये साफ करना चाहूंगा कि कोई मैं मशहूर पत्रकार नहीं हूं या आर्थिक विश्लेषक नहीं हूं, एक सामान्य अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं। तो यहाँ पर जो आपका पहला सवाल है कि 20 लाख करोड़ रुपए का क्या मामला है। देखिए, ये 20 लाख करोड़ रुपए सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि इस 20 लाख करोड़ रुपए में वो बहुत सारी चीजें शामिल हैं जो पहले से होती आ रही हैं। तो अगर आज आज आपने टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडिंग देखी होगी, तो वो ये कह रहे हैं कि राइजेस टू, यानी कि इतना तक का है। तो फरवरी से लेकर के अब तक जो भी ऐलान किए गए, चाहे वो भारत सरकार की ओर से हो, चाहे वो रिजर्व बैंक की ओर से हो, उन सबको मिला करके और जो नए फैसले या नए प्रस्ताव जो आने वाले, उन सबको मिला के 20 लाख करोड़ रुपए की रकम बनती है। दूसरा क्या है कि 20 लाख करोड़ रुपए में 10 लाख करोड़ रुपए तक के करीब की रकम का जो है ऐलान पहले ही हो चुका है। बाकी जो 10 लाख करोड़ रुपए है, आप इसको यूं समझ लीजिए कि एक तरीके से छाता है, एक अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला इस सेंस में है कि आपको एक सुरक्षा दे रहा है। सरकार वास्तव में 10 लाख करोड़ रुपए जो है वो अर्थव्यवस्था में नकदी नहीं डाल रही है। सरकार 10 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम करने वाली। इंतजाम कैसे होगा, आप इसको ये समझ लीजिए। आपको कर्ज लेना है। आप मान लीजिए कि एक छोटे उद्योग हैं, आप कर्ज चुकाने में आपको दिक्कत होगी, तो उसकी कोई गारंटी दे दे। तो अगर गारंटी कोई देता है, तो मान लीजिए कि 20,000 करोड़ रुपए की सबकी मिलाकर के गारंटी दी गई, लेकिन उसके बेसिस पे 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया। तो कुल रकम देखी जाएगी 3 लाख करोड़ रुपए, जबकि वास्तव में खर्च कितना हो रहा है, 20,000 करोड़ रुपए। तो ये जो 10 लाख करोड़ रुपए की जो रकम है, जो अब नए पैकेज या नए प्रस्ताव के तहत आएंगे, एक तरीके से अम्ब्रेला, एक छाता है जिसके तहत अलग अलग मद में पैसे दिए जाएंगे। इसमें जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं, जो सबसे जरूरी है, वो ये है कि हमारे जो मजदूर हैं, हमारे जो श्रमिक हैं, हमारे जो कामगार हैं, जिनकी आज सबसे ज्यादा परेशानी हमें देखने को मिल रही है, उन परेशानी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। क्या उनके लिए हम डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर की बात कर सकते हैं, उनको 2,000, 5,000, 10,000 रुपए जो भी है वो डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रस्ताव जो है, एक पैकेज जो है, वो आपने जो 10 लाख करोड़ रुपए की बात की, उसमें से एक हिस्सा ये होगा। दूसरा हिस्सा क्या होगा कि जो हमारे छोटे उद्योग हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जिनको हम लोग सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग कहते हैं, इसके साथ साथ आप कुटीर उद्योग और गृह उद्योग को भी जोड़ लें, तो ये चूंकि पिछले आप समझे कि लॉकडाउन के 2 चरण में पूरी तरह से बंद पड़े हुए थे, तीसरे चरण में भी इनकी गतिविधियां बहुत ठप रही हैं। तो अब क्या होता है कि इनको अगर मशीन चालू करना है, तो मशीन चालू करने के लिए खर्च चाहिए, काम धंधा शुरू करना है उसके लिए पैसा चाहिए। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा आपको सस्ते सहज रूप में और गारंटी के साथ आपको कर्ज के रूप में दिया जा सकता है। इसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट गारंटी। तो ये आपके पैकेज का दूसरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा क्या है कि जो बड़ी कंपनियां हैं, उनको क्या हम कर में किसी तरह की रियायत दे सकते हैं, क्योंकि उसकी भी लागत होती है। देखिए, एक कंपनी को जब आप कहते हैं कि आपको 20 के बजाय 15% ही टैक्स देना है, तो उसकी भी एक लागत होती है। वो लागत भी इसमें जुड़ जाएगा। इसके अलावा जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग को आप जानते हैं कि हम आप जैसे जब मध्यम वर्ग में आते हैं या निम्न मध्यम वर्ग में आते हैं, हम अपनी कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में देते हैं, जिनको इनकम टैक्स कहते हैं। क्या उसमें कोई रियायत मिल सकती है? तो ये सारी चीजें जो हैं, हर तबके के लिए, समाज के हर तबके, कामगार, मजदूर, निम्न मध्यम आय वर्ग, उच्च मध्यम आय वर्ग, छोटे और मझोले उद्योग, बड़े उद्योग, इन सभी के लिए किस तरीके की राहत का जो बात है, वो इस पैकेज का हिस्सा होगा। मैं संक्षिप्त में आपसे इतना ही कह सकता हूं कि ये पैकेज एक अम्ब्रेला है, ये पूरा फायदा है। एक्चुअल में, वास्तव में कितना नगद आएगा, वो इससे कम होगा।
जी जी जी। अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि क्या भारत में एक और लॉकडाउन नहीं हो सकता है? क्या इसके लिए अब कोई चांस नहीं बचा है, क्योंकि आर्थिक संकट बहुत ज्यादा हो रहा है कहीं ना कहीं? देखिए, चौथे चरण का लॉकडाउन तो आना ही है, ये प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया है, जो कि आप 17 मई को जब हम लोग तीसरे चरण का लॉकडाउन पूरा कर लेंगे तो उसके बाद चौथे चरण का आना है। अब सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन कैसा हो, पूरी तरह से ताला बंद करके सभी लोगों को घर में रख दिया जाए या फिर कुछ आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया जाए। तीसरे चरण की जब शुरुआत हुई थी 4 मई से, तो हमने देखा था कि सीमित तरीके से जो आर्थिक गतिविधियां शुरू की गई थी, फिर उसकी रफ्तार बढ़ाई गई। अब देखिए, दिक्कत क्या है कि आज के दिन में आपके पास इस वायरस का कोई जिसको कहते हैं ना, वैक्सीन नहीं है। तो आपको इसके साथ चलना है, उसके साथ जीना है। तो आप काम जब कर रहे हैं, अब वायरस का कितना असर होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन आपको काम तो करना है, क्योंकि कितने दिन तक आज हम लोग 50 दिन जब हम आप बातचीत कर रहे हैं, 50 दिन से ज्यादा हो चुका है। तो 50 दिन में आपको पता है कि अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हो चुका है। 18-20 लाख करोड़ रुपए लोग कह रहे हैं नुकसान हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छी खासी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा संकट है। अब ऐसे संकट से बचने के लिए हमारे पास जरूरत इस बात की है कि हम आर्थिक गतिविधियों को किस तरीके से बहाल करते जाते हैं। और ये कोरोना का असर रहेगा, हम उसके लिए इलाज का इंतजाम करें, हम दवा ढूंढें, ये सारी बातें हमें साथ साथ करनी होगी, लेकिन हमें आर्थिक गतिविधियां भी उसी रफ्तार से बढ़ानी होगी। जी जी जी। अ, इस पैकेज के ऐलान के बाद आज सुबह देखा गया, जब सेंसेक्स 11 पॉइंट की तेजी के साथ 32,400 अंक को पार कर गया। निफ्टी 300 अंक की तेजी के साथ 9,500 अंक को पार कर गया। तो ये जो बाजार में आज थोड़ी राहत देखने को मिली, ये टेम्परेरी है या फिर ये इससे हमें खुश होना चाहिए बहुत ज्यादा, या फिर ज्यादा खुशी की बात नहीं है ये? देखिए, पहले तो आपका ये जो हम की परिभाषा क्या है? हम मतलब जो एक आम निवेशक की बात कर रहे हैं, छोटे निवेशक की बात कर रहे हैं, या संस्थागत निवेशक की बात कर रहे हैं? हाँ, बोलिए। जी, मैं सारे लोगों को मिला के बात कर रहा हूँ, मतलब जो भी इसमें आते हैं, छोटे उद्योग हो या बड़े उद्योग हो या फिर आम निवेशक हो, जो भी हो, उसको मिलाकर जो भी है। ओके। देखिए, क्या होता है कि शेयर बाजार में हम जब बड़े निवेशक की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, अटकलों पे जो है वो शेयर बेचते हैं और उम्मीद पर शेयर खरीदते हैं। अब आज जब 20 लाख करोड़ रुपए की बात आई तो उसके बाद एक उम्मीद जगी कि अर्थव्यवस्था में बेहतरी आएगी, तो लोगों ने बड़े पैमाने पर शेयर खरीदने शुरू कर दिए। अब वहां पर क्या है कि जब भाव ऊपर चढ़ा तो इसमें से कुछ लोग मौका तलाशते हैं कि कैसे हम मुनाफा कमाएं। तो एक मैं छोटे निवेशक के नजरिए से आपसे बात करूं, मैं और आप जैसे अगर छोटे निवेशक के तरीके से सोचूं, तो मुझे लगता है कि ये एक मौका है कि हमने जो शेयर बाजार में निवेश कर रखा था उसको हम निकाल लें, हम नगद रखें, हम उसको दूसरे जगहों पर लगाएं और वहां पर हम मुनाफा कमा लें, क्योंकि पिछले काफी दिनों से हमने देखा कि लगातार गिरावट आ रही थी। अब जो बड़े निवेशक हैं जिनके अंदर जोखिम उठाने की लंबी क्षमता है, ज्यादा जोखिम उठा सकते हैं, उनके लिए मौका है कि वो शेयर बाजार में और कितने समय तक बने रह सकते हैं। तो यही वजह है कि आपने जो शेयर बाजार में तेजी देखी है, तो बड़े निवेशकों ने खरीदारी की और छोटे निवेशकों ने अपना मुनाफा वसूली किया, या कुछ हद तक बड़े निवेशकों ने भी मुनाफा वसूली किया। अब सवाल ये उठता है कि शेयर बाजार में जो आप तेजी देख रहे हैं, ये अस्थाई है? बिल्कुल नहीं अस्थाई है। ये अनिश्चितता का दौर है। इस दौर में अचानक देखेंगे कि शेयर बाजार, अगर कोई एक ऐलान होता है तो शेयर बाजार तेजी से ऊपर उठ जाएगा, और अचानक ऐसी खबर आती है कि ये जो वायरस है इसका असर आपको और लंबे समय तक देखने को मिल सकता है, या चीन और अमेरिका के बीच के जो झगड़े हैं वो और बढ़ जाते हैं, या पता चलता है कच्चे तेल का भाव अचानक से गिर जाता है, तो फिर क्या होगा कि शेयर बाजार में गिरावट आएगी। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि शेयर बाजार भी जो है वो अभी अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है, और ऐसे में हम आप जैसे जो छोटे निवेशक हैं उनके लिए जरूरी है कि हम शेयर बाजार में इस समय जाए ही नहीं। हमारे लिए अगर पैसा लगाना है तो हम म्यूचुअल फंड का रास्ता लें, या फिर हम सुरक्षित माध्यम जैसे पोस्ट ऑफिस की योजनाएं होती हैं, आपके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं, किसान विकास पत्र होते हैं, इन सब जगहों पर लगाएं जो कि सुरक्षित हैं। और अगर आप मान लीजिए कि 40 साल से कम उम्र के हैं,
तो आपको एनपीएस में पैसा लगाना चाहिए, नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा लगाना चाहिए, जिससे आपका भविष्य सुरक्षित हो। तो हाथ में नगद रखिए, उस नगद का एक हिस्सा अपने भविष्य को सुरक्षित करने में लगाइए, ज्यादा जोखिम उठाने से बचिए, क्योंकि हम आप जैसे जो छोटे निवेशक हैं, उनके पास जोखिम उठाने की क्षमता कम है और नगद भी कम। जी जी। मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सभी लोगों के मन में रहता है कि चाइना को बॉयकॉट क्यों नहीं किया जाता है। तो ये सवाल सभी के मन में लगभग सब आता है कि चाइना को बैन कर देना चाहिए। तो क्या ये इतना आसान है कि किसी एक कंट्री को सीधा बैन कर देना चाहिए हर जगह से? कितना देखिए, मुश्किल है ये? हम आप जिस माध्यम से बात कर रहे हैं मोबाइल फोन से, उस मोबाइल फोन में ज्यादातर जो मोबाइल हैंडसेट हैं, उसका ज्यादातर सामान चाइना से आया हुआ है। अब आप कहेंगे कि अगर आप ट्रांजिस्टर वहां से लाना जो मोबाइल फोन में इस्तेमाल होता है, या सर्किट जो आता है उसको आप लाना बंद कर दें, तो आपके देश में मोबाइल हैंडसेट कैसे बनेगा? आपके यहाँ असेंबलिंग प्लांट हैं। आप जैसे ग्रेटर नोएडा में देखिए, नोएडा में देखिए, तो बड़े बड़े असेंबलिंग प्लांट है, जिसके लिए रॉ मटेरियल कंपोनेंट जो है वो चाइना से आते हैं। तो ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि चीन का बहिष्कार कर दो, चीनी सामान का बहिष्कार कर दो, लेकिन क्या हमको उस समय ये भी देखना है कि क्या हमारे पास ऐसी स्थिति है कि चीन से कुछ भी नहीं आएगा, हम वहां पर अपने सभी जरूरत के सामान है उसका उत्पादन कर सकते हैं? ये अचानक नहीं है, चीन से सामान आज से थोड़े आ रहा है, सालों से आ रहा है। हमारी जरूरत का एक एक काफी हिस्सा कह लीजिए, वो किसी न किसी रूप में उसमें कोई ना कोई हिस्सा जो है वो चीन से जुड़ा हुआ है। अब तो दिवाली होली भी वो चीन के भरोसे हो गए हैं, क्योंकि जो आप लड़ियां लगाते हैं, जहां पर आप दिए नहीं जलाते हैं, लड़ियां लगाते हैं, वो लड़ी चीन से आती है ज्यादातर। जो आप होली में कई बार देखते हैं कि कुछ ऐसे पिचकारी नए तरीके के आने लगी, वो भी चीन से आने लगी हैं। लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति जो है वो चीन से आने लगी हैं। तो अब दिक्कत यह है कि हमारी जिंदगी में वो इतना ज्यादा फैट कर चुका है चीन से बना हुआ सामान, कि एक झटके में उसको निकालना संभव नहीं है। विकल्प क्या है? हम उन सामानों का अपना विकल्प तैयार कर सकते हैं कि नहीं, सब्स्टिट्यूट तैयार कर सकते हैं, है कि नहीं? क्या वो हम क्षमता विकसित करें, जैसे दवा के मामले में हुआ। दवा में हमने एपीआई बनाया, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमने बनाए, उसका हमको फायदा मिल रहा है। तो अलग अलग क्षेत्रों में हमें अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी, विकल्प तैयार करने होंगे, तब जाकर के आप कहेंगे कि आप चीनी सामान को छोड़ दो। नारा देना, कहना, आवाज लगाना, चिल्लाना सबसे आसान काम है, लेकिन जब वही लोग आम जरूरत की चीजों में चीनी सामान का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप कैसे उससे बच सकते जी जी। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे ये है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज जो हुआ है, ये 2020-21 का जो बजट था वो करीब 30 लाख करोड़ के आसपास का था। तो ये जो कल 20 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज दिया गया है, ये माना जा रहा है जीडीपी का 10% है, ऐसे पीएम मोदी जी ने कहा है। तो इससे आने वाले समय में जो ये भरपाई है और ये पैसा जो है, ये कितने समय आपको लग रहा है, कितने समय में इससे हमें वापस मिलेगा, कितना समय लगेगा इससे उभरने में? देखिए, 30 लाख करोड़ का जो बजट है और ये 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है, आप दोनों के बीच को अगर आप जोड़, कई लोग ऐसा भी किए हैं कि सबको जोड़ दिए हैं, कि हमारा 50 लाख करोड़ रुपए का बजट हो जाए। ये गलती मत करिए। मैंने आपसे शुरू में जैसा कहा था कि 20 लाख में से 10 लाख का तो पहले ही किया जा चुका है। बाकी जो बचा हुआ 10 लाख है वो एक साल का नहीं है, वो एक एक अम्ब्रेला रकम है, एक छाता रकम है। छाता रकम का मतलब ये होता है कि 1 रुपया आप लगाते हैं और उसका कितना ज्यादा फायदा होता है। इसको हम लोग अर्थशास्त्र की भाषा में मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। और जब वो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, गुणांक जो होता है, वो आपको एक बड़ी रकम दिखता है, लेकिन वास्तविक में जो आप पैसा लगाते हैं वो एक छोटी रकम ही होती है। तो इसीलिए आप ये कतई ना सोचे कि हमारा बजट का साइज बढ़ गया है। दूसरी चीज ये है कि ये रकम एक साल में खर्च नहीं होने वाली है, ये कई सालों में खर्च होंगी। तो आपका जो बजट में जो 30 लाख करोड़ रुपए के बजट की बात की गई है, 30 लाख करोड़ रुपए के खर्चे की बात की गई है, थोड़ा बहुत उसमें बढ़ोतरी होगी क्योंकि कोविड की वजह से बढ़ोतरी हुई है। लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप सोच रहे हैं कि 10% हमारा एक्स्ट्रा खर्च हम करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप उन्हीं के दायरे में रह करके खर्च कर रहे हैं, आप उसको कई सालों में बांट करके खर्च कर रहे हैं। और आप जिसको बहुत ही मैं तकनीकी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि 1 रुपया का जो टेंजिबल और इंटेंजिबल इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया लगाते हैं और 10 रुपए का फायदा कमाते हैं,
वो कुछ इस तरीके का ही हिसाब किताब है। तो आप बजट की रकम और इस रकम को जोड़ करके एक नए बजट की कल्पना नहीं करें। जी जी जी। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी धन्यवाद। खबरों के लिए जुड़े रहिए एस न्यूज के साथ।